फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई, ट्रेड फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के कॉमन क्वेश्चंस को, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर पर आधारित सभी क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ताकि आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग हो जाए और आप एग्ज़ाम में सक्सेस हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअल क्या होता है कि जब कभी आप किसी एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको सही विकल्प का चयन करना होता है, और जब आपको विकल्प के बारे में जानकारी नहीं होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे लिए पढ़ने का सबसे सही तरीका है कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके रखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमें पूछ ले तो उसका हम आंसर सही दे सकें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होने वाली है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या नाम देना है। आपकी यहाँ एक फाइल दी गई है, आपको पूछा गया है कि जो एक्स से मार्क किया गया है इसको हमें क्या नाम देना है। तो फ्रेंड्स, चलो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहली बात तो ये फाइल है। आप फाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली फ़ाइल क्या होती है, किस मटेरियल से बनी होती है, इसका साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये फ़ाइल है। एक्चुअल फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल जो है एक प्रकार का कटिंग टूल होता है, हम जिसका प्रयोग जॉब से सरप्लस मेटल यानी अनावश्यक धातु को हटाने के लिए करते हैं, और इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है। जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है वो उसे हम फाइलिंग कहते हैं। और फाइल का मुख्य प्रयोग जॉब को शुद्ध माप में बनाने के लिए किया जाता है। किसी जॉब की मोटाई कम करना हो, हेक्साइन करना हो या चिपिंग जैसे ऑपरेशन करने के लिए हम फाइल का यूज़ करते हैं। किसी सरफेस को फिनिश करने के लिए या समतल करने के लिए भी हम फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये था दोस्तों फाइल के बारे में, है ना, कि फाइल ये होती है, फाइल की परिभाषा ये होती है। अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या कहता है। ऑप्शन कहता है कि ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी टैंग, ऑप्शन सी फेरोल, ऑप्शन डी फाइल की लंबाई। तो दोस्तों, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है कि हील। वास्तव में हील को कैसे आप परिभाषित करेंगे, क्या होता है आखिर हील। तो दोस्तों, जो रेती का चौड़ा भाग होता है वह क्षेत्र जहां दांते नहीं कटे होते, यानी ये वाला जो एरिया है जहां दांते नहीं कटे होते, ये एरिया क्या कहलाता है आपका, जहां दांते नहीं कटे होते, वही एरिया आपको कह रहा है कि ये जो है आपको हील कहलाता है। ये जो एरिया है आपका हील कहलाता है। तो ठीक है, अभी आपका ये क्लियर हुआ। अभी हमारा अगला विकल्प कहता है कि आप टैंग किसे कहेंगे। तो टैंग को बताने के लिए हम बताएंगे कि जो रेती है इसका संकरा और पतला रेती का भाग जो हैंडल में फिट होता है ये हमारा टैंग कहलाता है। यानी अब हमें क्या करना है, टैंग को बताना है कि टैंग क्या होता है। तो जो रेती है दोस्तों, इसमें टैंग को जब हमें कभी डिफाइन करना हो तो हम बताएंगे कि वह पतला भाग रेती का या फाइल का वह पतला भाग जो हैंडल में फिट होता है। यानी ये हमारा क्या है, हैंडल है, और ये जो है इसमें फिट हो रहा है कौन सा भाग, ये वाला। यानी ये भाग को हम क्या कहेंगे, टैंग कहने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एरिया क्या कहला गया, टैंग कहला गया। ठीक है, टैंग आपका क्लियर हो गया। अभी हम चलेंगे अगले विकल्प की ओर। अगला विकल्प हमें क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। अगला विकल्प हमें पूछ रहा है फेरुल किसे कहते हैं। आपको फेरुल की परिभाषा बताना है, फेरुल को आप फाइल में कैसे डिफाइन करेंगे।
तो देखिए फेरुल को जब कभी हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि ये धातु का एक बचाव छल्ला होता है जो कि हैंडल को क्रैक होने से रोकता है। यानी फेरुल का मुख्य कार्य क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ये क्या है, फेरुल है ना, आपका फेरुल है ये। और ये क्या काम करता है, हैंडल को क्रैक होने से रोकता है। ये हैंडल को क्रैक नहीं होने देता, ठीक है। तो आपका ये हो गया ऑप्शन सी का, हमने बताया कि इस एरिया को हम फेरुल कहते हैं। अभी हमें क्या कहा गया है, अगला विकल्प हम देख लेते हैं। अगला विकल्प हमें कहा गया है भाई फाइल लेंथ। यानी अब जब कभी हमें फाइल लेंथ को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे फाइल लेंथ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगला विकल्प हमें क्या कहा गया है, फाइल लेंथ, ठीक है। हम देखते हैं कि उसमें हम फाइल लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो फाइल लेंथ यानी क्या होता है, किसी रेती की लंबाई होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो कहा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो बताया गया है ये फाइल की लंबाई है, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ फाइल तो क्या कहेंगे कि किसी रेती की लंबाई उसके कहाँ से, टिप से हील के बीच की दूरी होती है। यानी आपका ये जो एरिया है, ये वाला है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला एरिया हम इसको टिप और पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद जो जहाँ तक एरिया गया है, ये लाइन जहाँ खींची है, ये हील वाला एरिया होता है, हील के किनारे वाला एरिया। तो हम फाइल की लंबाई को कैसे डिफाइन करेंगे, फाइल की लंबाई को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे कि टिप और पॉइंट से लेकर ये जो हमारा है टिप और पॉइंट हो गया ये वाला एरिया, इससे लेकर हील तक, हील के किनारे जो है या हील के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ फाइल कहलाती है। तो हमारा ये ऑप्शन हमने डिफाइन किया। अब हम चलते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमें पूछा क्या गया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो आपको ये ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हील क्या हो गया, ये भाग की रेती का चौड़ा भाग जहाँ दांते नहीं कटे होते हैं, और वहीं हमें एक्स को चिन्हित किया गया है, अंकित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इस भाग को हम क्या कहेंगे, हील कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में हमने जाना, इसके ऑप्शंस के बारे में जाना। अब यही क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा इनसे कोई और क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे कवर कर पाएंगे। ओके, चलिए हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। यानी आपको बताना है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। वाइट वाश, पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलेज लेकर। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, और बताना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो दोस्तों अभी हम मार्किंग मीडिया, यहाँ क्या करेंगे, हम एक शब्द आया है यहाँ मार्किंग मीडिया, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्या समझते हैं आप मार्किंग मीडिया को लेकर। तो दोस्तों मार्किंग मीडिया के बारे में हम जानेंगे कि जो मार्किंग मीडिया होती है, मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह को किसी उपयुक्त रंग या उसके समान कोई पदार्थ अगर लगा दिया जाता है तो उसे हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मार्किंग मीडिया की परिभाषा कि मार्किंग मीडिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अभी हमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है
पहला दिया गया वाइट वाश, है ना। वाइट वाश के बारे में आपको क्या पता है या आप क्या जानते हैं वाइट वाश? तो दोस्तों ये जो वाइट वाश है ना, ये क्या होता है, कास्ट आयरन के पार्ट्स की रफ सतह पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जो कास्ट आयरन के पार्ट्स होते हैं उनकी रफ सतह पर हम इनका यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ हम स्टील के बने पार्ट्स की रफ सतहों पर भी कर सकते हैं। तो जब कभी आपको वाइट वाश से रिलेटेड क्वेश्चन आए या वाइट वाश को पूछा जाए कि आप इसे कहाँ यूज़ करते हैं, तो आपको सिंपली बता देना है कि आप इसका यूज़ कास्ट आयरन के पार्ट्स की रफ सतह पर या स्टील के बने पार्ट्स की रफ सतह पर करते हैं। ओके, अभी हमारा अगला जो विकल्प दिया गया है वो क्या दिया गया है? अगला विकल्प दिया गया है हमें पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू है ना, यानी नीला थोथा। तो दोस्तों इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो पर्शियन ब्लू होता है ये प्रायः मशीन या फाइल की गई सतह पर प्रयोग में लाते हैं। इसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करने को बताएं कि ये जो होता है मशीन व फाइल की गई सतह पर प्रयोग में लाते हैं। इस पर खींची रेखाएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन क्या होता है इसे सूखने में अधिक समय लगता है और कार्य करते समय ये रेखाएं जो होती हैं मिट भी जाती हैं। तो ये था नीला थोथा यानी पर्शियन ब्लू के बारे में जानकारी। अब हम अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प हमें कहा गया है कि कॉपर सल्फेट। दोस्तों कॉपर सल्फेट के बारे में हम बताएंगे कि ये एक जहरीला मार्किंग मीडिया होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला विकल्प हमें दिया गया है सेल्यूलेज लेकर, यानी सेल्यूलेज लेकर के बारे में जब हमें बताना हो तो हम क्या कहेंगे, सेल्यूलोज लेकर, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे कि ये सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया होता है, यानी सबसे अच्छा मार्किंग मीडिया ये होता है, और ये बाज़ारों में कई रंगों में मिलता है। इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये जल्दी सूख भी जाता है और मार्किंग की ये रेखाएं इस पर साफ साफ दिखाई देती हैं। तो हमें ये चारों ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। अब हमारा ऑप्शंस जो करेक्ट है सी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया है जो क्या है जहरीला होता है, यानी कॉपर सल्फेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चंस कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, यानी आपको यहाँ एक वाइस का डायग्राम दे दिया गया है और आपको बताना है कि ये कौन सी वाइस है। तो दोस्तों वाइस, अब आप ये बताइए कि आप वाइस से क्या समझते हैं, आप वाइस से क्या समझते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बांक भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी निमी के क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है, मतलब इसका हिंदी नाम ये बांक है। तो दोस्तों जो वाइस होती है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो वाइस को कैसे डिफाइन करेंगे? वाइस को बताएंगे कि जब कभी हम वर्कशॉप में किसी जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाते हैं उसे हम वाइस या बांक कहते हैं। इसमें जॉब को पकड़कर विभिन्न संक्रियाएं कर सकते हैं, यानी विभिन्न ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे जब कभी हमें फाइलिंग करना हो, मिलिंग करना हो और अन्य मशीनिंग क्रियाएं हम वर्कशॉप में वाइस के बिना कोई भी कार्य जल्दी से नहीं कर सकते। तो ये फाइलिंग है, मिलिंग है, ये कार्य करने के लिए हमें क्या होता है, वाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो वाइस है इसके जबड़े का साइज कैसे मतलब वाइस का साइज कैसे लिया जाता है, वाइस का साइज कैसे लिया जाता है? तो आपको बताना है कि जो वाइस का साइज होता है वो जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है, यानी विड्थ ऑफ जा से आप वाइस की चौड़ाई वाइस का साइज लेते हैं विड्थ ऑफ जा से, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है और आपको क्लियर होना चाहिए कि जो वाइस का साइज होता है वो आप जबड़े की चौड़ाई से लेते हैं। अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या विकल्प दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चंस में विकल्प दिया गया है, सबसे पहला पिन वाइस।
तो पिन वाइज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पिन वाइज के बारे में हम क्या जानते हैं। पिन वाइज के बारे में जब कभी आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि इस वाइज को बहुत छोटे कार्यों के लिए, जैसे पतले व्यास की छड़ हो गई, तार हो गए या घड़ियों के पुर्जे हो गए, इनको पकड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन अगला ऑप्शन हमें पाइप वाइज दिया गया है। पाइप वाइज को आप कैसे डिफाइन करोगे। पाइप वाइज को जब कभी डिफाइन करना हो तो कहना है कि ये जो वाइज होती है गोलाकार जॉब को पकड़ने के काम आती है, यानी पाइप वाइज की मदद से हम गोलाकार जॉब को पकड़ सकते हैं। इस वाइज के जबड़े जो होते हैं भी आकार के होते हैं, यानी भी शेप में इसके जबड़े बने होते हैं और इन पर टीथ भी कटे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको बताना है कि पाइप वाइज का यूज़ आप किस लिए करते हैं, गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। अभी आपको अगला जो ऑप्शन दिया गया है, अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, हैंड वाइज, है ना। हैंड वाइज का यूज़ आप कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है कि जो हैंड वाइज होती है वो छोटे छोटे जॉब को बेंच वाइज पर पकड़कर क्या करते हैं, अच्छे से हम काम नहीं कर सकते। क्या होते हैं हमारे वर्कशॉप में या कहीं पर भी जहां आप काम कर रहे होते हैं तो वहां हम बेंच वाइज पर छोटे छोटे जॉब को पकड़ कर अच्छे से काम नहीं कर सकते। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, हैंड वाइज का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, हैंडल के स्थान पर जो होता है विंग नट होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये जो है आपको विंग नट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये हैंडल के स्थान पर इसमें विंग नट बना होता है, ठीक है। हैंडल के स्थान पर इसमें क्या होता है, विंग नट बना होता है या फ्लाई नट भी बोला जाता है इसे, तथा दोनों लेग के बीच में क्या होता है, एक फ्लैट स्प्रिंग लगा होता है, यानी दोनों लेग के भीतर या अंदर साइड क्या होता है, इसमें फ्लैट स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, जिससे इसके जा ओपन होते हैं, जब आप ओपन और क्लोज होते हैं जब आप अपने फ्लाई नट को टाइट या लूज़ करेंगे तो इस वाइज के जो जबड़े हैं वो ओपन या क्लोज हो जाएंगे। तो इस वाइज को क्या है, आप हाथ में पकड़कर यूज़ करते हैं और इसलिए हम इसका नाम हैंड वाइज है या कहते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है आप इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में करते हैं। कहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में आप इसका यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज़ इसका जो यूज़ होता है आप इंस्ट्रूमेंट सेक्शन के अलावा भी फिटर शॉप में करते हैं, और तालों की चाबियां यानी की बनाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। और ये जो होती हैं हैंड वाइज, इसका मेन काम है, या मतलब हैंड वाइज जो होती हैं कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील, सॉरी कास्ट आयरन की नहीं बनी होती, ये माइल्ड स्टील की बनी होती हैं या फिर रॉट आयरन की बनी होती हैं। यानी आपको क्वेश्चन यहाँ ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो हैंड वाइज है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो आपको बताना है कि ये माइल्ड स्टील की बनी होती है या रॉट आयरन की भी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपका ये था यहाँ ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प कह रहा है कि आप अभी देखो हैंड वाइज है ना, अभी ये हैंड वाइज के बारे में चल रहा था। अभी हमारा एक ऑप्शन और रह गया डिस्कस करने को। ऑप्शन कह रहा है कि क्विक रिलीजिंग वाइज, यानी क्विक रिलीजिंग वाइज से आप क्या समझते हैं। तो क्विक रिलीजिंग जो वाइज होती है ये क्या काम करती है, इससे हम जल्दी से जॉब को बांध सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, यानी इस वाइस का नाम क्या है। तो सिंपली ये जो है एक हैंड वाइस यहाँ दर्शाई गई है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा हैंड वाइस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर का ऑप्शन सी यानी हैंड वाइस करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स जॉइंट्स। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए आप किस छेनी का उपयोग करते हैं या किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं
ऑप्शन में फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड नॉच चीजल। आपको क्या पूछा है यहाँ अंडरलाइन करने के लिए, आपको है कॉर्नर और जॉइंट, है ना, मटेरियल को चौकोर करना है आपको, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि आपको इसके लिए कौन सी चीजल यूज़ करना है ना। आपको चीजल का यूज़ करने से पहले चीजल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि वास्तव में चीजल होती क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, है ना, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं चीजल की। तो चीजल क्या होता है आखिर, CHISEL, चीजल के बारे में जानकारी बताएंगे कि ये जो है एक प्रकार का कटिंग टूल होता है और इसका प्रयोग हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां हेक्सा और फाइल के द्वारा धातु को काटना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जब कभी हमें पतली चादरों को 2 या 2 से अधिक भागों में काटना होता है तो भी हम चीजल का यूज़ करते हैं। चीजल जो होती है हाई कार्बन स्टील, चीजल जो होती है हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या फिर टूल स्टील की बनी होती हैं। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो षटभुज और अष्टभुज आकार की होती है और इसका जो कटिंग एज होता है वो लगभग 25 से 35 लंबाई तक हार्ड और टेम्पर किया हुआ होता है। तो ये था चीजल के बारे में। अभी हमें ऑप्शन में दिया गया है फ्लैट चीजल, है ना। फ्लैट चीजल के बारे में हम क्या जानते हैं या हम क्या जानकारी रखते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर फ्लैट चीजल की। तो फ्लैट चीजल जो होती है साधारण कार्यों के लिए वर्कशॉप में यूज़ में लाई जाने वाली चीजल होती है और इसका कटिंग एज थोड़ा कॉन्वेक्स बनाया जाता है जिससे कटिंग करते समय सिरों में ये धंसे ना और कम ताकत में ही कटिंग आसानी से हो जाए। तो भारतीय स्टैंडर्ड यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये लगभग 100 से 400 mm के साइज में या लंबाई में मिलती हैं और इसके कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 16 से 32 mm होती है। ठीक है, ये थी हमारी फ्लैट चीजल। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है ये क्रॉस कट चीजल, कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जो क्रॉस कट चीजल है अभी ये वाला है ना, तो इस प्रकार की चीजल का प्रयोग जो होता है कीवे और ग्रूव्स काटने के लिए होता है। मतलब जब कभी हमें कीवेज और ग्रूव्स काटना हो तो हम क्रॉस कट चीजल का यूज़ करते हैं। कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम जो होता है कैप चीजल होता है। कैप चीजल भी उसको हम बोलते हैं और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये चीजल जो होती है 100 से 400 mm तक लंबाई में मिलती हैं, यानी 100 से 400 mm लंबाई में मिलेंगी आपको। और इसके कटिंग एज की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होती है, वो 4 से 12 mm होती है। ठीक है, 4 से 12 mm इसके कटिंग एज की चौड़ाई हो जाएगी और 100 से 400 mm इस चीजल की लंबाई हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी क्रॉस कट चीजल। अगला ऑप्शन में हमें दिया गया है डायमंड पॉइंट चीजल। तो ये इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देख लेते हैं। जो डायमंड पॉइंट चीजल होती है इस प्रकार की चीजल का कटिंग एज वी के आकार का होता है, यानी जो कटिंग एज रहेगा आपका वी शेप का रहेगा। ठीक है, और इसका अधिकतर प्रयोग हम वी आकार की नालियां यानी ग्रूव्स काटने के लिए, कोनों को शार्प यानी कॉर्नर्स को साफ करने के लिए भी करते हैं। इसका प्रयोग एनग्रेविंग करने के लिए भी हम करते हैं। जब कभी हमें एनग्रेविंग यानी खुदाई करनी हो तो हम जो है इसका यूज़ करते हैं। और BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये कितनी लंबाई में, ये भी 100 से 400 mm लंबाई में मिलती हैं और इनके कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 6 से 16 mm होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी डायमंड पॉइंट चीजल। अब हम अगले ऑप्शन की ओर
चलेंगे, अगला हमारा ऑप्शन है हाफ राउंड नोच चीजल। ठीक है, हाफ राउंड नोच चीजल को हम कैसे बताएंगे कि ये कैसे होती है या कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए हम बात करते हैं हाफ राउंड नोच चीजल की। हाफ राउंड नोच चीजल के बारे में कि इस प्रकार के चीजल का अधिकतर प्रयोग हम क्या करते हैं, ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए, बियरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए हम हाफ राउंड नोच चीजल्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब कभी आपको बियरिंग के अंदर तेल की नालियां या ऑयल ग्रुप्स काटना हो तो आप किस चीजल का यूज़ करेंगे, तो आपका सही जवाब होना चाहिए हाफ राउंड नोच चीजल। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ऑयल ग्रुप्स अगर आपको काटना है तो आप हमारे हाफ राउंड नोच चीजल का यूज़ करोगे। ठीक है, और इस चीजल का प्रयोग ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि आप ऑयल ग्रुप्स काटने के साथ साथ इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, जब कभी आप ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए भी हम हाफ राउंड नोच चीजल का यूज़ करते हैं। और ये जो चीजल है 150 से 250 लंबाई में मिलती हैं और इसके कटिंग एज की चौड़ाई 2 से 16 होती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए और ड्रिल के रनआउट को सेंटर में लाने के लिए हम हाफ राउंड नोच चीजल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे विकल्पों का बेसिक पढ़ा, बेसिक जाना कि ये क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, कितने इनकी लंबाई होती है, कितने इनके कटिंग एज की चौड़ाई होती है। तो अब हम क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए आप किस चीजल का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने जो ऑप्शन डिस्कस किए हैं उसमें से हमें ऑप्शन सी मिल जाएगा, यानी डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ हम कॉर्नर्स को साफ करने और कॉर्नर और जॉइंट की मटेरियल को स्क्वायर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़ी के भाग का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों आपको ये जो है हैमर बताया गया है कि ये एक हैमर है और आपको यहाँ ये बताना है कि ये जो भाग है जहाँ एक्स से चिन्हित किया गया है उस भाग का आप क्या नाम बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये भाग क्या है तो आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों ये हैमर है और हैमर जो है आपके वर्कशॉप में या कहीं भी दैनिक जीवन में भी आपको कोई ठोक पीट करने के लिए या चोट मारने के लिए हैमर का यूज़ आप करते हैं। बेसिकली इतना आप इसके बारे में जानते ही हैं। हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। हमारा ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फेस, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी चीक, ऑप्शन डी आई होल। तो अगर जब कभी हमें हैमर के विभिन्न पार्ट्स को बताना हो, है ना, तो क्या कहेंगे कि जो फेस होता है वो क्या होता है, फेस क्या होता है, जो फेस होता है वो क्या होता है, तो चोट मारने वाला ये हिस्सा होता है। किनारों पर गड्ढा ना हो इसलिए फेस को थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ाकर बनाया जाता है ना, किनारों पर गड्ढा ना हो ताकि हम इसे थोड़ा बढ़ाकर बना देते हैं। अभी हम अगले ऑप्शन की बात करेंगे, यानी पेन। ये जो होता है शीर्ष का दूसरा सिरा, यानी जो हमारा हैमर है उसके दो सिरे होते हैं, एक तो फेस होता है एक पेन होता है ना। फेस वो एरिया होता है जिससे हम चोट मारते हैं, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एरिया होता है वो पेन कहलाता है ना। तो इसका उपयोग क्या होता है, आकार व स्वरूप देने के लिए होता है, मतलब शेप देने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। और जैसे रिवेटिंग जब कभी आपको करनी हो तो आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी धातु को मोड़ना भी होगा तो आप पिन का यूज़ करेंगे। तो ये थी पिन। अब हमारा ऑप्शन अगला है चीक। चीक के बारे में हम बताएंगे कि चीक क्या होता है। तो जो चीक होती है फेस और पिन के बीच वाला भाग जो होता है ना वो चीक कहलाता है। ठीक है,
हथौड़ी यानी हैमर का वजन इसी पर अंकित रहता है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप को बताना है कि हैमर का जो वजन है वो किस भाग पर अंकित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चीक, यानी जो हैमर का वजन होता है वो चीक पर लिखा होता है या अंकित होता है। और हथौड़ी का ये भाग क्या होता है, सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है ना, इसको हार्ड नहीं किया जाता चीक वाले भाग को। ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हैमर का वह कौन सा भाग है जिसे सॉफ्ट या मृदु छोड़ दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा चीक। तो अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वास्तव में हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा था। अभी हमें क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इस एक्स से चिन्हित भाग का नाम हमें बताना है, तो इसका हमें ऑप्शन मिल जाएगा सी यानी चीक, है ना। इसका जो ऑप्शन है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीक हम इस एक्स से चिन्हित भाग को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच एंगल इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द सिंबल गैमा ऑन द कटिंग चीजल। काटने वाले छेनी पर प्रतीक गैमा द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है। मतलब आपको बोला गया है कि यहाँ एक चीजल है और चीजल के 3 एंगल दिखाए गए हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो आपको बताना है कि आपका जो गामा है यानी गैमा है ये किस कोण को दर्शाता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो अभी आपको हम ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, रैक एंगल। तो आप रैक एंगल को कैसे परिभाषित करते हैं या रैक एंगल के बारे में क्या जानते हैं। तो जो रैक एंगल होता है कर्तन नोक के ऊपरी फलक, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, रैक एंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। रैक एंगल को डिफाइन करने वाले हैं। इसको बताएंगे कि कर्तन नोक के ऊपरी फलक, ये जो कटिंग पॉइंट है इसके ऊपरी फलक और कर्तन धार की कार्य सतह के बीच लंब, ये वाला, ये जो कोण होता है ये क्या होता है, रैक कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण कहलाता है, रैक कोण या रैक एंगल, ठीक है। इसे हम गैमा भी कहते हैं या हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे रैक एंगल। अभी हम इसके बाद क्या हमारा दूसरा एंगल जो बीटा दिया गया है हमें उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बीटा के बारे में जब कभी हमें बताना हो, क्लियरेंस एंगल है ना, क्लियरेंस एंगल और पॉइंट एंगल। तो जो बीटा दिखाया गया है ये हमारा पॉइंट एंगल होगा कि चीजल का पॉइंट एंगल वह एंगल होता है जो चिपिंग किए जाने वाले पदार्थ पे निर्भर करता है। क्या होता है, मृदु पदार्थ हेतु यानी सॉफ्ट मटेरियल के लिए आपको क्या करना होता है, चिपिंग एंगल हल्के कोण के लिए कम और कठोर पदार्थ हेतु चौड़े कोण दिए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा एंगल था, पॉइंट एंगल। अब हम बात करते हैं क्लियरेंस एंगल की। ये जो आपका अल्फा दिया गया है ये आपका क्लियरेंस एंगल है। और क्लियरेंस एंगल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्लियरेंस एंगल ये यहाँ से जो चीजल है पॉइंट एंगल और इस सरफेस के बीच का जो एंगल होता है ना ये क्लियरेंस एंगल होता है ना। तो क्लियरेंस एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे आप, ये जो है ना ये वाला है ना, ये और ये अल्फ़ा जो है आपका क्लियरेंस एंगल है। आपका ये वाला जो है एंगल, सॉरी यहाँ से नहीं, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल हो गया आपका पॉइंट एंगल और ये आपका हो गया रैक एंगल। तो तीनों एंगल आपके यहाँ क्लियर हो गए। अभी आपको गैमा बोला गया है तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। रैक एंगल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। यानी धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी, मेलाबिलिटी, ठीक है। तो आप मेटल के बहुत सारे गुण होते हैं, मैकेनिकल गुण होते हैं और फिजिकल गुण होते हैं, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी से आप क्या जानते हैं, डक्टिलिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। टेनासिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, इन सब ऑप्शन के बारे में अगर हमें बेसिक नॉलेज है या हम इनके बारे में जानकारी रखते हैं तो हम आसानी से बता पाएंगे कि क्वेश्चन में हमें
क्या पूछा गया है, उसका सही जवाब क्या होगा। तो बात करें डक्टिलिटी की, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है, ये धातु का वह गुण होता है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं। यदि किसी धातु को खींचा जाए तो उसके हमें क्या तार बनाए सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती। तो इसमें ऐसी कौन सी धातु है ये जो सबसे डक्टिलिटी वाला गुण सबसे ज़्यादा होता है, वो है हमारा प्लेटिनम, यानी यह गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है। ये जो गुण है प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है। ये थी डक्टिलिटी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे टेनासिटी की। टेनासिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, टेनासिटी के बारे में हम बताएंगे कि ये जो है धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटने नहीं पाती है। अगर धातु को हम खींचें तो वह क्या करेंगी, टूटेगी नहीं, वो हमारी जो होती है टेनासिटी कहलाती है। हमारा अगला ऑप्शन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, ये धातु का वह गुण होता है जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वो अपनी क्या करती है, दशा बदल लेती है और बल हटाने पर पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। तो ये जो गुण होता है इलास्टिसिटी का सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंग में, यानी स्प्रिंग जो होती है सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी का गुण रखती है। कौन, स्प्रिंग, ठीक है। आपको डक्टिलिटी में क्या उदाहरण दिया गया था कि डक्टिलिटी ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो मेटल है वो प्लेटिनम है। उसके बाद है ना इलास्टिसिटी का बताया गया कि इलास्टिसिटी में स्प्रिंग स्टील में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हम अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन में हमें कहा गया है मेलेबिलिटी, ठीक है। हमें मेलेबिलिटी के बारे में बताना है कि मेलेबिलिटी क्या है। तो जो मेलेबिलिटी होती है ये धातु का वह गुण होती है जिसमें यदि धातु को ठंडी अवस्था में रोलिंग व हैमरिंग की जाए तो वो चारों ओर फैल जाती है, अर्थात पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और टूटने नहीं पाती। तो ये जो गुण हो सबसे अधिक किस में होता है, सोने में होता है, यानी गोल्ड में सबसे अधिक ये गुण होता है। तो सीधी सी बात है कि मेलेबिलिटी ये किसी धातु का वह गुण है जिसमें आप क्या करते हैं, पतली चद्दर बनाते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं ना, आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन, हमने सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से हम इसका सही जवाब देंगे। क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, यानी आपको तार बनाना है। तो आपका ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डक्टिलिटी में ये गुण विद्यमान होता है। तो आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट हो चुका है। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। इस डायल कैलिपर में आपको माप बताना है। यह आपको सिंबल में क्या दिया गया है या डायग्राम में एक डायल कैलिपर दे दिया गया है, इसके बारे में ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये सारी बातें हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि बर्नियर द्वारा साइज को मापते समय कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, तो इसी त्रुटि को दूर करने के लिए आजकल डायल कैलिपर अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं और इसके द्वारा बाहरी यानी ओडी, ठीक है, आईडी और डेप्थ का हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। यहाँ एक स्ट्रिप होती है जिससे हम डेप्थ का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इसे 3 माप सकते हैं हम, भीतरी, बाहरी और गहराई का मापन हम कर सकते हैं। इसका सिद्धांत भी क्या होता है, डायल इंडिकेटर की भांति रैक और पिनियन पर आधारित होता है। माप लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले माप लेने जब कभी हमें डायल कैलिपर से माप लेना होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि मूवेबल जाए या बेवल एज का पूर्ण इंच या इंच के 10वें भाग को पार कर गया। उसके बाद क्या करेंगे, डायल की रीडिंग को पहली वाली रीडिंग में हम जोड़ देंगे और फिर माप ले लेंगे। इसी प्रकार अभी हमारा ये मीट्रिक पद्धति का है मान लो, तो मीट्रिक पद्धति में बेवल एज द्वारा पार किए गए 5 mm में
5 mm में डायल रीडिंग जोड़कर हम सही माप ले लेंगे। अगर हमें बात करें इसका कभी क्या करना हो, लीस्ट काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। डायल कैलिपर का लीस्ट काउंट हम आपको निकाल के बताएंगे कि कैसा इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन स्केल का एक भाग हमको क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट निकालना है, हमें क्या किया गया, मेन स्केल के एक भाग का मान, मेन स्केल जो है हमारा उसका एक भाग का मान कितना है, मेन स्केल के एक भाग का मान 5 mm है, ठीक है। और फिर हम जो डायल के घेरे को हमें कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यहाँ आप देखिए 0 से 90 और 10 ये 100 भागों में डिवाइड किया गया है, तो है ना 100 भागों में डिवाइड किया गया है। तो डायल का एक भाग कितना हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा 1/100। मतलब आपको क्या करना है, अब लीस्ट काउंट निकालना है। आपको मेन स्केल के एक भाग का मान दे दिया गया है और डायल के घेरे को 100 भागों में बांटा गया है, तो डायल के एक भाग का मान आप वहां से निकाल सकते हैं। आपके एक भाग, मेन स्केल के एक भाग का मान क्या आया, 5 mm आया, और इसका मान कितना आया, 1/100 मतलब 0.01 mm, ठीक है, 0.01 mm। तो आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट जब आपको निकालना है तो आप 5 का गुणा जो है 1/100 में करेंगे, यानी 0.01 में करेंगे, तो आपका जो आंसर है 0.05 mm निकल के आएगा। और यही यहाँ क्या हुआ है, दर्शाया गया है कि इस डायल कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 mm है। तो ये तो था दोस्तों, हमने डायल कैलिपर का क्या निकाला, लीस्ट काउंट निकाल लिए हैं, और इसके बारे में भी हमने जान लिए हैं कि ये वास्तव में क्या होता है, कैसे हम इसका मेज़रमेंट लेते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेंगे और ऑप्शन के हिसाब से क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा अगला ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है 24.2 mm, 24.8 mm, 25.2 mm, 26.2 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26.2 mm हो जाएगा। रीडिंग को देखते हुए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। आपको 9वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बर्नियर कैलिपर है और उसमें स्टॉक जो होता है उसका एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। तो बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, तो दोस्तों बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए किस प्रकार का होता है, यहाँ से ये जो है इसका ये रहेगा, ये अभी हमें इसमें बीच में एक स्लॉट काटना होगा। फिर क्या होगा, इसके अंदर ये रहेगा एक भाग, फिर डायल रहेगा, फिर रहेगा हमारा मेन स्केल वाला एरिया, है ना ये। तो ये क्या है हमारा, ये जो है ना 60 डिग्री के एंगल में है, ये जो है 45 डिग्री के एंगल में है ना। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, पहले वो हमें पता होना चाहिए। तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर क्या होता है, दो अनुरूप स्केलों के अंतर पर आधारित होता है। यानी यहाँ क्या होता है, एक वर्नियर स्केल होता है और ये वाला एरिया मेन स्केल वाला हो गया, है ना। तो दो स्केल के अनुरूप पर आधारित होता है, जिसमें एक मेन स्केल और दूसरी वर्नियर स्केल लगी होती है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, कौन कौन सा एरिया क्या कहलाता है, ये जो तो मेरा हो गया वर्नियर स्केल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेन स्केल हो जाएगा। यहाँ ग्रेजुएशन अंकित, ऐसे ग्रेजुएशन अंकित रहेगी पूरे लाइन में, ठीक है। बीच वाला ये जो है हमारा ऊपर वाला एरिया जो है डिस्क हो जाएगा, फिर ये डायल हो जाएगा, ठीक है, डायल हो जाएगा। तो ये था वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, बताना है कि डिस्क और डायल क्या है। डिस्क और डायल को बताने के लिए क्या कहेंगे कि ये हमारे वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का एक अंग होता है और ये गोलाकार होता है, और इसके एक किनारे पर क्या होता है, ये स्टॉक लगा होता है। यहाँ ये गोलाकार ऑलरेडी है ही, इसमें स्टॉक लगा होता है, तो इसके एक किनारे पर स्टॉक लगा होता है, और इसके गोलाकार परिधि पर क्या होता है, 360 डिग्री के निशान यहाँ पे बने होते हैं, ठीक है।
अभी हम बात करेंगे क्या कर ब्लेड की। तो ब्लेड को कैसे डिफाइन करेंगे, ब्लेड के बारे में बताएंगे कि ये हाई कार्बन स्टील का होता है। ये जो ब्लेड है वो हाई कार्बन स्टील का होता है और एलॉय स्टील का भी इसे बना दिया जाता है और हार्ड टेम्पर और ग्राइंड कर दिया जाता है। इसके मध्य में क्या होता है, पूरी लंबाई में ये जो आपको यहाँ दिखाया गया था ये वाला, ये ब्लेड वाला एरिया है और इसके मध्य में पूरी लंबाई में स्लॉट कटा होता है ना। और इसके किनारे जो है एक 60 डिग्री में होता है और एक 45 डिग्री में बने होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसका हमें 9वां नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा डायल हो जाएगा, यानी बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा या अभिन्न अंग जो है डायल है। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायल। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल, यानी फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या नाम दिया गया है या देना है। तो आपको हम बता दें कि पहले ही हम फाइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। अभी हमें ऑप्शन को देखना है और ये बताना है कि ये जो चिन्हित भाग है उसको क्या नाम देना है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है हील। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया गया है, हील दिया गया है, एज, फेरुल, शोल्डर। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो हमारा एरिया है क्या कहलाता है, हील कहलाता है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ये जो एरिया है हमारा ये वाला, ये हमारा फेरुल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हैंडल कहलाता है, ये हमारा लेंथ ऑफ फाइल कहलाता है, ये जो एरिया है हमारा शोल्डर कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका हमें करेक्ट जवाब देना है, यानी हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फेरुल। ठीक है, एक्स से जो चिन्हित किया गया है वो फेरुल है। अभी हम आपको बढ़िया से बताते हैं डिटेल। ये जो एरिया है ना इसी को हमें क्या कहा गया है, फेरुल कहा गया है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो चुका है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, यानी जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए आप किस फाइल का उपयोग करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी कर्व्ड कट फाइल, ऑप्शन सी सेकंड कट फाइल, ऑप्शन डी डबल कट फाइल। तो दोस्तों बात करें अगर सिंगल कट फाइल की, ठीक है, सिंगल कट फाइल की, तो क्या होती है सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल है, कर्व कट फाइल है, सेकंड कट फाइल है, डबल कट फाइल है, इनके बारे में सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सिंगल कट फाइल की। तो इस प्रकार की जो फाइल होती है इसके फेस पर दांते एक दूसरे के पैरेलल में कटे होते हैं, है ना, एक दूसरे के पैरेलल में कटे होते हैं। यानी क्या होगा, ये सिंगल कट फाइल को आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये आपकी क्या है, एक फाइल है, ये आपकी एक फाइल है। ठीक है, ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं होगी, ये जो है ऐसे हो जाएगी, है ना, ये आपकी एक फाइल है। तो इसमें क्या होता है, दांते ना एक दूसरे के पैरेलल कटे होते हैं ये, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, सिंगल कट फाइल हो जाएगी। इसमें जो होता है केंद्रीय रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं ये जो 60 डिग्री का कोण इसमें रहता है। और इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नरम धातुओं को, यानी सॉफ्ट मटेरियल को जब कभी हमें काटना हो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, पीतल हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, पीतल हो गया, तो उसको काटने के लिए हम इस फाइल का यूज़ करते हैं, सिंगल कट फाइल का यूज़, है ना। अभी हम बात करेंगे किसकी, कर्व्ड कट फाइल की। तो कर्व्ड कट फाइल को कैसे डिफाइन करेंगे आप, कर्व्ड कट फाइल यानी इस रेखी पर क्या होते हैं, कर्व में दांते कटे होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग नरम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। ये जो आपकी फाइल है ये ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है, कर्व कट फाइल मतलब ऐसे कर्व में दांते कटे होते हैं ऐसे, है ना। ये जो फाइल है आपकी
किस लिए यूज़ में होती है? नरम धातु को काटने में और फिनिशिंग करने के लिए। तो इस फाइल का जो दूसरा नाम है वो विक्सन फाइल है। इस फाइल का दूसरा नाम क्या है? विक्सन फाइल भी है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कर्व कट फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्व कट फाइल का दूसरा नाम विक्सन फाइल है। ठीक है, अभी हमारा अगला ऑप्शन दिया गया है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? यानी जब कभी हमें जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाना हो तो हम क्या करते हैं? सेकेंड कट फाइल का यूज़ करते हैं। जिसमें क्या होता है, ये देखो कैसी होती है सेकेंड कट फाइल। ये आपकी सेकेंड कट फाइल है, ठीक है, ऐसी ऐसी। इसमें एक कट तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन क्या दूसरा कट ये हो जाएगा। ये आपकी कौन सी फाइल है? सेकेंड कट फाइल है। इसे हम सेकेंड कट फाइल कहते हैं। ये कठोर धातुओं के लिए उचित है और अधिकांश धातुओं में फिटिंग कार्यों तथा फिनिश लाने के लिए हम सेकेंड कट फाइल का यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको यहाँ डबल कट फाइल भी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ध्यान रखने योग्य बात यहाँ ये मिलेगी कि आपको सिंगल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल और डबल कट फाइल, ये तीन जो फाइल हैं, ये दो फाइल और एक ये फाइल है ना, इसको छोड़ के ये फाइल अकॉर्डिंग टू किसके मिलेंगे? आपको अकॉर्डिंग टू कट के मिलेंगे। जबकि आपको अकॉर्डिंग टू ग्रेड की अगर कोई फाइल ऑप्शन में दी गई है तो वो है सेकंड कट फाइल। यानी सेकंड कट फाइल आपको ग्रेड के आधार पे निर्धारित किया गया है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कट के आधार पे कौन सी फाइल होती है, ग्रेड के आधार पे कौन सी होती है, लेंथ के आधार पे कौन सी होती है, शेप के आधार पे कौन सी होती है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप ऐसे सवालों का सही जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कि क्वेश्चन ने हमसे वास्तव में क्या पूछा है और उसका सही जवाब क्या होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ने यही हमसे पूछा था कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए आप किस फाइल का उपयोग करेंगे। तो जो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड कट फाइल, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड के आती है। इस फाइल का यूज़ हम फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए जॉब को करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विच फाइल हैज़ द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ, यानी किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। ये पैरेलल है ना, ये पूछा गया। हैंड फाइल में, वास्टर्ड फाइल में, रास्प कट फाइल में या सिंगल कट फाइल में। अब यहाँ अगर हम बात करें हैंड फाइल की, ठीक है, हैंड फाइल की अगर बात की जाए तो कैसे कहेंगे कि ये जो फाइल होती है चौड़ाई में हील से पॉइंट तक एक समान होती है। यानी आपका ये फाइल है और ये यहाँ से ऐसा है ना, ये हील मतलब टिप और पॉइंट से कहते हील तक पूरी चौड़ाई में एक समान होती है, ठीक है। और मोटाई में क्या होती है, हल्की सी टेपर हो जाती है। ये चौड़ाई तो सही रहेगी लेकिन मोटाई क्या हो जाएगी, टेपर होते रहेगी थोड़ी। हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है। जो हैंड फाइल होती है हमारी वो हमेशा क्या होती है, डबल कट में बनाई जाती है। और इसके एक किनारे पर दांते नहीं कटे होते, इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इसका ये देखना, ये वाला एरिया या कोई भी एक साइड क्या होता है, दांते नहीं कटे होते, इसलिए इस फाइल को हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ एज फाइल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अभी हमारा अगला ऑप्शन दिया गया है, तो हम वैसे हैंड फाइल का यूज़ कहाँ करते हैं। जो हैंड फाइल होती है किसी जॉब के अंदर की साइड को समकोण बनाना हो तो हम वहाँ हैंड फाइल का यूज़ करते हैं। अभी हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन हमें अगला दिया गया है, ऑप्शन बास्टर्ड फाइल है ना। तो बास्टर्ड फाइल के बारे में हम क्या कहेंगे कि बास्टर्ड फाइल के बारे में बताओ। बास्टर्ड फाइल क्या होती है, ये साधारण फाइलिंग के लिए यूज़ होती है। मतलब सिंपल जब कभी हमें फाइलिंग करना हो तो हम क्या करेंगे, बास्टर्ड फाइल का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हमारा अगला ऑप्शन कह रहा है कि हमें अब रास्प कट के बारे में बताइए। रास्प कट क्या होता है ना। रास्प कट फाइल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो रेती होती है ट्रेंगुलर पंच द्वारा ऊपर उठाए जाते हैं, इनमें जो दांते होते हैं वो
है ना। तो इस प्रकार की जो रेती होती है कैसी होती है, ये आपकी फाइल है, ठीक है, ये इस टाइप की आपकी फाइल है। इस पे जो दांते होते हैं ना ट्रिंगुलर आकार के, ऐसे ऊपर उठाए हुए होते हैं ऐसे, ठीक है ना। यह जो होती है फ्लैट और राउंड आकार में मिलती है, मतलब ये फ्लैट भी आपको मिलेगी और राउंड भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये जो होती है शीशा या लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, फाइबर आदि को काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर फाइल से क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि आप रास्प कट फाइल का यूज़ कहाँ करते हैं और किन धातुओं पे फाइलिंग करने के लिए या किन पदार्थों पर फाइलिंग करने के लिए करते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा कि शीशा या लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, फाइबर आदि में फाइलिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का यूज़ करते हैं। हमारा अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या कहता है, अगला ऑप्शन कह रहा है हमें कि सिंगल कट फाइल, ठीक है। सिंगल कट फाइल के बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है। तो अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा था, किस फाइल में पैरेलल किनारे पूरी लंबाई में दांते होते हैं। तो आपका जो 12वां नंबर का ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है ए यानी हैंड फाइल करेक्ट हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी हैंड फाइल में पैरेलल किनारे पूरी लंबाई में दांते कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस को बनाने वाली सामग्री या मटेरियल क्या है। तो ऑलरेडी हमने बेंच वाइस के बारे में डिस्कस कर चुका है। तो आपको ऑप्शन दिया गया टूल स्टील, उच्च कार्बन इस्पात, मीडियम कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। तो जो बेंच वाइस होती है वो साधारणतः कास्ट आयरन से बनाई जाती है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कास्ट आयरन से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। यानी कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए वाइट वाश, ऑप्शन बी पर्सियन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेलुलोज लेकर। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने मार्किंग मीडिया और उसके प्रकारों पर डिस्कस कर चुका है। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो है बताना है कि ऐसी कौन सी मार्किंग मीडिया है जो मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। यानी 14 का ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पर्सियन ब्लू एक ऐसा मार्किंग मीडिया होता है जो मशीन से तैयार सतहों पर हमें स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड वार। यानी राउंड वार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए आप किस कैलिपर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए देख लेते हैं जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी फर्म जॉइंट कैलिपर। तो आपको बताना है कि आप किस कैलिपर का यूज़ करेंगे, ठीक है। बात करें जेनी कैलिपर की, तो जेनी कैलिपर क्या होता है, जेनी कैलिपर क्या होता है। तो जेनी कैलिपर क्या होता है, इस टाइप का होता है। ये एक टांग इसकी मुड़ी हुई होती है अंदर की ओर, ठीक है, और एक टांग क्या होती है, सीधी होती है ना। एक टांग ऐसे कैसे होती है, सीधी होती है ऐसे, ये, ठीक है। ये आपका जेनी कैलिपर होता है। इसकी एक टांग तो सीधी होती है और अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है ऐसे, और दूसरी जो टांग होती है वो नोकदार होती है और 45 डिग्री, मतलब ये कितने डिग्री पे, 45 डिग्री एंगल पे मुड़ी होती है, ठीक है। और दूसरी तो सीधी होती है। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, समांतर रेखाएं खींचने और गोलाकार जॉब का केंद्र निकालने के लिए करते हैं। यानी जब कभी हमें पैरेलल लाइन खींचना हो और राउंड जॉब का केंद्र यानी सेंटर निकालना हो तो हम इस जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं, ओके। जेनी कैलिपर के बारे में हमने जाना कि हम क्या करते हैं, राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं, पैरेलल लाइन खींचने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इनसाइड कैलिपर जो होता है ये कैलिपर जॉब के भीतरी माप यानी इनसाइड मेजरमेंट, इंटरनल मेजरमेंट यानी स्लॉट की चौड़ाई या इंटरनल डायामीटर मापने के लिए हम
इंटरनल डायामीटर मापना जब कभी हमें हो तो हम इनसाइड कैलिपर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी इसी प्रकार अगर बात की जाए आउटसाइड कैलिपर की, तो यह जो कैलिपर है बाहरी माप लेने के लिए यूज़ में लाया जाता है ना। इसके द्वारा जॉब की लंबाई, बाहरी लंबाई, चौड़ाई और डायामीटर सब आप माप सकते हैं। यानी आउटर डायामीटर को जब कभी आपको मापना हो तो आप आउटसाइड कैलिपर का यूज़ करेंगे। इसके अलावा फर्म जॉइंट कैलिपर जो होता है बड़े बड़े जॉबों को मापने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो हमारा 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम जेनी कैलिपर का यूज़ करेंगे। ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है नेम द पार्ट मार्क्ड अस एक्स। ये एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है आपको नाम इसका बताना है कि क्या है। यहाँ से ये है ना, तो ये जो है आपको सिंपल जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये एक डिवाइडर है। और डिवाइडर का मेन काम क्या होता है, ये किस मटेरियल से बना होता है, ये किस साइज़ में आपको मिलेगा या कहाँ से कहाँ तक इसका साइज़ का आप मेज़रमेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो बताएंगे कि जो डिवाइडर होता है ये एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। क्या होता है, जो डिवाइडर होता है ये एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। मार्किंग टूल होता है। डिवाइडर का प्रयोग वृत्त व चाप खींचने के लिए करते हैं। वृत्त यानी सर्कल और आर्क खींचने के लिए आप डिवाइडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोणों को और जब कभी हमें लाइनों को डिवाइड करना हो तब हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं। तो अभी हमको मटेरियल के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो डिवाइडर का मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। तो जो डिवाइडर होता है वो हाई कार्बन स्टील या कार्बन स्टील से बना होता है। हाई कार्बन स्टील या कार्बन स्टील से बना होता है। लेकिन इसका साइज़ अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक लेते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ लिया जाता है। यानी रिवेट के सेंटर से, ये जो है आपका रिवेट का सेंटर है और लेग के पॉइंट ये हैं आपके, यहाँ से यहाँ तक आपको डिवाइडर का साइज़ लेना होता है। तो आपने जाना कि डिवाइडर का साइज़ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, किस मटेरियल से बना होता है और एक्चुअली में डिवाइडर होता क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है, ऑप्शन में हमें कहा गया है लेग या पैग या वाशर या फुलक्रम, है ना। तो बात करें इसकी तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये लेग। जैसे लेग आपको बताया कि ये जो क्या है लेग कहलाते हैं इसके। ठीक है, अभी लेग हो गया, पैग, बासर और फुलक्रम। तो जो ये है इसमें बासर लगा हुआ है, ठीक है, फुलक्रम ये वाला एरिया है और पैग भी ये है ना। तो आपको बताना है कि एक्स से चिन्हित भाग को आप क्या नाम दोगे। तो एक्स से चिन्हित भाग को यहाँ क्या किया गया है, फुलक्रम कहा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फुलक्रम हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इस कोणीय मापक यंत्र का आपको नाम बताना है। आपको यहाँ एक कोणीय मेजरमेंट यानी एंगल मेजरमेंट टूल दिया गया है या इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और आपको इसका नाम बताना है खाली। तो आप आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन कहता है बेबल गेज, बेबल प्रोटेक्टर गेज, यूनिवर्सल बेबल गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो अब बात करें बेबल गेज की। बेबल गेज क्या होता है, इस गेज का अधिकतर प्रयोग जॉब पर बने कोणों को चेक करने के लिए करते हैं। यानी जब कभी हमें एंगल मेजरमेंट करना होता है तो हम बेबल गेज का यूज़ करते हैं। और कोणों को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बेबल गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मार्किंग करते समय हम उपयोग करते हैं बेबल गेज। अब आती है बात बेबल प्रोटेक्टर की कि बेबल प्रोटेक्टर क्या है। ठीक है, बेबल प्रोटेक्टर यानी एंगल मेजरमेंट के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, सिंपल ही है। और फिर आता है यूनिवर्सल बेबल गेज। तो आपको बता दें कि बेबल गेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है,
पहला होता है आपका यूनिवर्सल बेबल गेज और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन बेबल गेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो बात करें अगर यूनिवर्सल बेबल गेज की, तो इसमें क्या होता है, एक स्टॉक होता है, यानी आपको इधर चलना पड़ेगा। आपको ये जो है एक ब्लेड दी गई है ऐसी, ठीक है, यहाँ एक नट दिया गया है और आपको एक स्टॉक दे दिया गया ऐसा, ठीक है, यहाँ स्लॉट बना दिया गया। तो ये खाली क्या कहलाता है आपका, यूनिवर्सल बेबल गेज कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्सल बेबल गेज कहलाता है। जबकि आपको यूनिवर्सल बेबल गेज बताया, अभी हम कॉम्बिनेशन बेबल गेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल बेबल गेज से डिफरेंट ये होता है कि इसमें एक ऑक्सिलरी क्या होता है, मेन ब्लेड लगा होता है ना, मेन ब्लेड इसमें लगा होता है ऑक्सिलरी ब्लेड के साथ साथ, यानी आपका ये जो है एक ऑक्सिलरी ब्लेड लगा हुआ है, ये है ना, ऑक्सिलरी ब्लेड और मेन ब्लेड, ये मेन आपका ब्लेड है तो इसके साथ ऑक्सिलरी ब्लेड लगा हुआ है। तो इससे हम स्क्रू और नट से क्लैंप कर देते हैं और इस गेज से किसी भी कोण को हम चेक और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस जो गेज है इससे हम किसी भी एंगल को मेज़र कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में यूनिवर्सल बेबल गेज दिया गया है, और है ना, तो ये कॉम्बिनेशन बेबल गेज है एक्चुअल में, लेकिन हमें क्या ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हम ऑप्शन वाला यही वाला करेक्ट लगाने वाले हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल बेबल गेज है यानी ऑप्शन सी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन सी ट्रेंगुलर फाइल, ऑप्शन डी नाइफ एज फाइल। तो बात करें अगर स्क्वायर फाइल की, स्क्वायर फाइल हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्क्वायर फाइल कहाँ यूज़ करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है दोस्तों वो स्क्वायर होता है, और इसका मुख्य प्रयोग जो होता है वर्गाकार व आयताकार सुराखों को बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कीवेज, आयताकार नालियां और गियर के दांतों को फाइलिंग करने के लिए भी करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आपको कभी क्या होता है, कीवेज काटना है या आयताकार नालियां बनाना है या गियर के दांतों को फाइल लगाना है, तो आप किस फाइल का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हमारा स्क्वायर फाइल आएगा। अगर हम बात करें हाफ राउंड फाइल की, हाफ राउंड फाइल कहाँ यूज़ करते हैं, क्या होता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो जो होता है इसका हाफ राउंड होता है ना, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, हाफ राउंड, यानी ये ऐसा होता है ना। हाफ राउंड फाइल का नीचे का भाग, ये वाला भाग जो होता है फ्लैट होता है और ऊपर का भाग जो होता है राउंड होता है। इसके चपटे फेस पर प्रायः डबल कट दांते होते हैं, यानी जो नीचे वाले फेस होते हैं उस पर क्या होगा, डबल कट दांते कटे होंगे, और ऊपर वाले फेस पर क्या होगा, सिंगल कट दांते कटे होंगे। ठीक है, इस फाइल का अधिकतर प्रयोग किसी सुराख को बढ़ाने के लिए या कॉनकेव सरफेस पर, हम कॉनकेव सरफेस पर जब कभी हमें फाइलिंग करनी हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। फ्लैट सरफेस पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हाफ राउंड फाइल। अब बात करें अगर ट्रेंगुलर फाइल की, तो ट्रेंगुलर फाइल क्या होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है दोस्तों, ट्रेंगुलर फाइल का कैसा होता है, क्रॉस सेक्शन ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, और प्रत्येक भुजा कितने डिग्री में बनी होती है इसकी, 60 डिग्री में प्रत्येक भुजा बनी होती है, यानी 60 डिग्री के प्रत्येक एंगल कोण बने होते हैं। ठीक है, इस फाइल के सभी तीनों फेस पर हमारे हमेशा डबल कट दांते आपको देखने को मिलेंगे, यानी ट्रेंगुलर फाइल में हमेशा ही डबल कट में दांते कटे होते हैं। और इस फाइल का अधिकतर प्रयोग भी आकार के ग्रूव बनाने के लिए या वी शेप बनाने के लिए या वी शेप के ग्रूव बनाने के लिए, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार स्लॉट बनाने के लिए और होल करने के लिए किया जाता है। तो यह आपका ट्रेंगुलर फाइल था।
अभी हम बात करेंगे अगला ऑप्शन नाइफ एज फाइल की। तो इस प्रकार की जो फाइल होती है ना, चाकू के आकार की होती है, चाकू के आकार की होती है ना। कैसी होती है नाइफ एज फाइल? ऐसी, ऐसी, ठीक है। नाइफ एज फाइल का आकार चाकू के जैसा होता है और इसका अधिकतर प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर 30 डिग्री से कम एंगल में फाइलिंग करनी हो दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन आए तभी आप सही करो, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पूछा गया है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खाँचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी नाइफ एज फाइल का आप 10 डिग्री से ऊपर के संकरे खांचे और कोण को भरने के लिए करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 19वां क्वेश्चन। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स, यानी ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑयल ग्रुप्स आपको काटना है और आपको मतलब तेल की नालियाँ बनाना है और आपको किस चीजल का यूज़ करना है आप बताइए। तो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी वेब चीजल, ऑप्शन सी हाफ राउंड चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो हम बताएंगे कि जो डायमंड, अभी हमें सारे ऑप्शन क्लियर करेंगे है ना, कर चुके हैं ऑलरेडी हम। तो हमारा जो 19 का ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा, हाफ राउंड चीजल। 19 का सी नंबर यानी हाफ राउंड चीजल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका यूज़ हम ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द फाइल, इस फाइल का आपको नाम बताना है। यहाँ ये फाइल दे दी गई हैं और आपको इस फाइल का नाम आपको बता देना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। बात करें बैरेट फाइल की, बैरेट फाइल क्या होती है? जब कभी हमें तेज किनारों को शार्प करना हो तो हम क्या करते हैं, इस बैरेट फाइल का यूज़ करते हैं। रिफलर फाइल का यूज़ कहाँ होता है भाई? इस प्रकार की जो फाइल होती हैं डाई सिंकिंग में यूज़ होती हैं, डाई सिंकिंग, स्क्रैपिंग, और मेन काम इसका ये है कि चांदी के जेबर बनाने में भी हम क्या करते हैं, रिफलर फाइल का यूज़ करते हैं। चांदी के जेबर बनाने के लिए जिस फाइल का यूज़ हम करते हैं वो रिफलर फाइल होती है और ये विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध होती है या विभिन्न आकारों में उपलब्ध होती है। ठीक है, रिफलर फाइल आपको डिफरेंट आकार में मिलेगी, डिफरेंट शेप में मिल जाएगी। बात करें क्रॉसिंग फाइल की अगर, तो क्रॉसिंग फाइल क्या होती है, क्रॉसिंग फाइल के बारे में बताएं कि हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि क्रॉसिंग फाइल का आप दूसरा नाम बताइए, क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम क्या है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिशबैक फाइल भी कहते हैं। और ये जो है हाफ राउंड फाइल के स्थान पर हम इसे यूज़ कर लेते हैं। और जो मिल्सा फाइल होती है, मिल्सा फाइल लकड़ी के आरी के दांतों को तेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें मिल्सा फाइल। तो ये जब कभी हमें लकड़ी की आरी के दांतों को तेज करने की ज़रूरत हो तो हम मिल्सा फाइल का यूज़ करते हैं। तो हमने चारों ऑप्शन को क्लियर किया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या पूछा था कि इस फाइल का नाम बताइए। जैसा कि हमने बताया कि रिफलर फाइल जो होती है डाई सिंकिंग, स्क्रैपिंग और चांदी के जेवर बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।